बहुत सारे बच्चे को सवाल ये होता है कि सर जेई एडवांस जैसे क्वेश्चंस को या जेई एडवांस के लेवल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे किया जाए। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइस एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल। ये काम करना इज जस्ट गिविंग अ फीडबैक टू एंटायर थिंग विच यू हैव डन। बहुत सारी चीजें जो होती हैं रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम सॉल्विंग उस फॉर्मूले के डेरिवेशन में ही छिपी रहती हैं। कि आपने अगर उस सवाल को अच्छे से नहीं समझा तो पहले सवाल अच्छे से समझ लीजिए, और इस तरीके से जब आप सीरियसली अपनी गलतियों के पीछे पड़ जाएंगे तो आपकी गलतियां सही हो ही जाएंगी। बच्चों 90% स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि सर जब भी हमसे 2 सवाल नहीं होते तो तीसरा सवाल करने की इच्छा ही नहीं होती, मैं वहीं छोड़ देता हूं। और ये सब बातें ऐसे ही नहीं है, ये सब बातें साइंटिफिकली प्रूवन बातें, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अगर देखें तो डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रेटेजिक है। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अरनाथानंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, एंड स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना एकेडमी कोटा। बच्चों चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बार बच्चे मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे, सिंस मैं लास्ट 21 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे को सवाल ये होता है कि सर जेई एडवांस जैसे क्वेश्चंस को या जेई एडवांस के लेवल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे किया जाए। बहुत बार तो सर हम जेई मेन तक जैसे जुगाड़ लगा के कर लेते हैं, लेकिन जेई एडवांस के जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आता है कि अप्रोच कैसे करना है। बहुत बार तो सर शक्ल ही ऐसी लगती है कि देख के डर जाते हैं, अपन देख के ही छोड़ देते हैं और हमारा फिर मोटिवेशन धीरे धीरे चला जाता है और फिर हम कहीं ना कहीं एक जेई मेन लेवल तक ही हम प्रिपरेशन करके रह जाते हैं और जेई एडवांस तक तो हम सर पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो आज ये वीडियो उन सारे वरीज का सवाल का जवाब है आपके लिए, और ये वीडियो आपके लिए कमाल का होने वाला है क्योंकि इसमें हम जानने वाले हैं मेनली 7 पॉइंट्स जिस पे अगर आप बार बार फोकस करें और इनको ध्यान रखिए। इनको अगर हम एक एक करके जो हम बोलने वाले हैं आज के वीडियो में, अगर आपने इसको एज इट इज करके दिखाया तो डेफिनेटली आप जेई एडवांस में भी प्रो लेवल पे खेल रहे होंगे। सबसे पहली जो बात है वो ये समझिएगा कि जेई एडवांस जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं डिफिकल्ट है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल तो ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस की हो सकता है कि अपने लेवल से बहुत ऊपर निकल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अगर देखें तो डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रेटेजिक है। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं सॉल्विंग के दौरान तो मेरा मानना है कि जेई एडवांस जैसे एग्जामिनेशन को भी आप इजीली कर सकते हैं काबू, राइट। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ। यहाँ पे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो जब लेक्चर्स चल रहे होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो कुछ कुछ फॉर्मूले को बस याद करने और मेमोराइज करने जैसा ही काम करके रुक जाते हैं, और इस वजह से वो क्या होता है कि आप देखोगे कि मेंस लेवल के सवाल तो आप फिर भी किसी तरीके से कर लेते हो, लेकिन जब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 2 या 3 क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं, क्योंकि आप एडवांस लेवल के अगर सवालों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो इट इज गोइंग टू बी मिक्स ऑफ 2 और 3 कॉन्सेप्ट्स इन एवरी क्वेश्चन, एंड दैट्स वाई हम वहाँ पे कहीं ना कहीं डर जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। इन डेप्थ नॉलेज कहने का मतलब मेरा ये है कि आप 90% जो फॉर्मूले पढ़ रहे हो उसको देखिए कि वो फॉर्मूले कैसे आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम सॉल्विंग उस फॉर्मूले के डेरिवेशन में ही छिपी रहती हैं। तो होता क्या है कि हमारे सामने सिर्फ एक फॉर्मूले की शक्ल आ जाती है और उसके पीछे का जो प्रोसेस है, उसकी जो जर्नी है उस फॉर्मूले की आने की, वो कहीं ना कहीं मिस रहती है। तो अपने को क्या होता है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे को सिर्फ वो फॉर्मूला नजर आता है, और बहुत बार बच्चे सही में ईमानदारी से मेहनत करते हैं, फॉर्मूला अच्छे से याद करते हैं, उसके बावजूद एडवांस लेवल में अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि उनका डेरिवेशन ही नहीं पता कि भाई वो फॉर्मूला कहाँ तक आया है। ये मैथ्स में भी ट्रू है और फिजिक्स में भी ट्रू है। तो यानी कि आप 90% ऑफ द क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले हैं ना उसको देखिए कि वो किस तरीके से बन रहे हैं, क्योंकि अगर आपने वो करना शुरू कर दिया तो आप मान के चलिए, क्योंकि वो जो फॉर्मूला प्रूविंग का काम है वो अपने आप में एक अच्छे लेवल का काम होता है। तो जब वो सीख जाइएगा तो कहीं ना कहीं जो उसकी आपको मतलब एक प्रैक्टिस लगेगा या जो आप वो प्रूव करने के लिए काम कीजिएगा तो उससे आपके दिमाग का लेवल इतना डेवलप हो जाएगा कि आप बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली एडवांस लेवल के कर पाएंगे। तो आई होप आप इस पहले पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करके दिखाइएगा कि जो भी आपके अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में या जो फॉर्मूले हैं उनका जो डीप अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो जरूर बनाइएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट
कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करो। अभी क्या होता है कि एक बार में हम पूरे प्रॉब्लम को कॉम्प्रिहेंसिवली समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको कहीं ना कुछ छूट जाता है। क्योंकि देखो, क्वेश्चंस में जो चीजें दी हुई थी, जो डेटास दिए होते हैं, वो कहीं ना कहीं कड़ी बना के चल रहे होते हैं कि एक दूसरे से मिलता है, दूसरा तीसरे से मिलता है, और इस तरीके से आप फाइनल जो उसमें डिजायर्ड चीज निकालनी है वो वहां तक पहुंच पाते हो। बीच में अगर कोई चीज लिंक मिस हो गया तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वो जो पूरी चीज है वो सही तरीके से नहीं बैठेगी। तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि जब इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना सीखना पड़ेगा। जब तक हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छी तरीके से नहीं बांटना सीखेंगे, तब तक हम उसको अपने दिमाग में पूरी तरीके से उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना इज वेरी मच एसेंशियल। तो बहुत बार जब आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, और अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि बहुत बार आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो आपकी विजिबिलिटी प्रॉब्लम की बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार उसका कोई एक छोटा सा टुकड़ा हमने पहले कहीं सॉल्व कर रखा था एलिमेंट्री प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और कहीं ना कहीं वो चीज हमारे साथ आ जाती है, तो कहीं ना कहीं देखकर हमारा कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाता है। और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइज एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल। तो अगर उसमें से एक छोटे से टुकड़े से भी, जैसे आप बहुत बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस करते होंगे, है ना, जब वो चेन टाइप का एक होता है कि इससे ये प्रोडक्ट्स बनते होते हैं, बीच में अगर कोई ऐसा रिएजेंट जिसके दिमाग में आपको आ जाता है कि भाई इससे तो यही बनता है, और वो चीज पता चल जाती है, तो तुरंत से आपका कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो हो जाता है कि भाई अगर ये बन रहा है तो फिर आप बैक कैलकुलेशन या फॉरवर्ड कैलकुलेशन करके बाकी सब कंपाउंड्स को भी तुरंत से पता कर लेते हैं। वैसे ही मैथ्स में भी होता है कि अगर आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा है, तो अचानक से अगर कोई ऐसी चीज है जिसको आपने पहले से एग्जीक्यूट कर रखा है, तो तुरंत से आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी कि यार इसके आगे इसके पीछे हम किस तरीके से उस पूरे डेटा को एनालाइज करेंगे। तो सेकंड पॉइंट इज वेरी एसेंशियल, और ये तो हमेशा याद रखिए, किसी भी टफ चीज को करने के लिए एक बार में उसको साधा नहीं जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के ही हम उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट जो बहुत एसेंशियल लगता है मेरे को, कि मल्टीपल अप्रोचेस का यूज करना। ऐसा मैंने देखा जब मैं टॉप रैंकर्स को मेंटर कर रहा था, चाहे AIR 1 चित्रांग की बात करें, AIR 3 गोविंद की बात करें, या फिर AIR 8 अमय की बात करें, और ऐसे हर साल जब मैं इस तरह के बच्चों को पढ़ाया, तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि इन बच्चों के दिमाग में कोई ऐसा नहीं है कि एक ही थॉट किसी क्वेश्चन के बारे में चल रहा होगा। आप देखोगे कि कोई बच्चा उस चीज को एक दूसरी तरीके से भी एनालाइज करना सीख रहा है, यानी कि हर एक क्वेश्चन का एक दूसरा आप समझ सकते हैं कि एक फेस होता है। अगर बहुत बार क्या होता है कि हम एक तरीके से ही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, और वो पर्टिकुलर लाइन ऑफ थिंकिंग हम छोड़ते ही नहीं यार। तो इस चीज में हम बहुत बार स्टक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमसे दूर हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि कभी अगर आप इस तरीके की चीज में जा रहे हो तो लाइन ऑफ थिंकिंग फिक्स मत करो। अगर कुछ टाइम के बाद लग रहा है कि भाई इससे नहीं हो रहा है, तो जस्ट ट्राई टू एनालाइज इट थ्रू सम डिफरेंट विंडो, और कोशिश करो कि क्या इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और इसका एक उदाहरण आप लोग भी एग्री कीजिएगा, जैसे मैं भी जब बचपन में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करता था तो बहुत बार ऐसा होता था कि 10 मिनट लगा दिया यार, सवाल ही सॉल्व नहीं हुआ। 10 मिनट लगाने के बाद बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम आधा घंटा तक उसी सवाल को लेके बैठे रहे। तो लेके बैठे रहने से थोड़ी सवाल सॉल्व हो जाएगा भाई। आप फिर क्या करते हो कि उस सवाल को 10 मिनट के बाद छोड़ देते हो, अनलेस कि आपने अगर उस सवाल को अच्छे से नहीं समझा तो पहले सवाल अच्छे से समझ लीजिए, फिर 10 मिनट के बाद आप कोई और चीज कर रहे होते हो, या और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, या कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो। अचानक से थोड़ी देर के बाद उस सवाल के लिए अपने दिमाग में कोई एक अलार्म या ट्रिगर आ जाता है, तुरंत से पता चलता है कि यार इसमें ये सोच भी हम लेकर चल सकते थे। और जैसे ही वो चीज आता है तुरंत से उस थॉट को लिखकर उस पर काम करना चालू कीजिए। तो बहुत बार इस तरीके से, और यही कहते हैं मल्टीपल अप्रोचेस के थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि आपको जब इस तरीके से सॉल्व करना चालू कीजिएगा तो आप एक ही क्वेश्चन के दो दो तीन तीन सॉल्यूशन बना लेते हैं, और जब एक ही क्वेश्चन के दो दो तीन तीन सॉल्यूशन बना लेते हो तो कहीं ना कहीं उस चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है बच्चों। तो इसलिए कोशिश ये भी करना है हमें कि मल्टीपल अप्रोचेस का भी यूज करें। अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करें कि यार हमसे तो एक नहीं हो रहा तो दूसरा अप्रोच कैसे होगा। डेफिनेटली आपके अंदर ये शक्ति है, अगर आप इस तरीके से सोचना चालू कीजिएगा तो आप 2-3 अप्रोचेस में भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 मुझे हमेशा इंपॉर्टेंट लगता है। आप कोई भी काम कर रहे हो, ये काम करना इज जस्ट गिविंग अ फीडबैक टू एंटायर थिंग विच यू हैव डन। अपनी गलतियों को एनालाइज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंप्रूवमेंट का सारा रास्ता आपकी अपनी गलतियों से ही निकलता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर उसमें कैसे इंप्रूव, जब तक आप गलतियां पकड़ेंगे नहीं उसको रेक्टिफाई कैसे कीजिएगा, चेंज कैसे कीजिएगा।
तो एट द एंड ऑफ द डे जब भी आप इस तरह के प्रॉब्लम सेशंस करके उठते हैं तो आप जरूर देखिए कि उसमें आपने क्या क्या गलती करी है। एक तरफ जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, फिजिक्स के कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया आपने और सर वो मेरे को तो सर समझ में आया कि यार आंसर नहीं आया। तो अब आंसर नहीं आया तो आप देख के छोड़ दीजिए कि यार आंसर नहीं आया। दूसरा एक बच्चा ऐसा होगा जो बहुत डेडिकेटेड होगा, उसके पास सॉल्यूशन मान लीजिए कि है उस सवाल के सॉल्यूशन और तुम्हारा सॉल्यूशन, तो वो क्या करेगा कि एक तरफ वो सॉल्यूशन लेगा, दूसरी तरफ अपना सॉल्यूशन लेगा और देखेगा कि भैया कहां गड़बड़ हो रही है। जहां गड़बड़ हो रही है उसको पॉइंट आउट करेगा और ध्यान रखेगा, एरर बुक बनाएगा और उसमें ये लिखेगा कि भाई अगर कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई है तो कॉन्सेप्ट्स क्या गलत हुए, अगर कोई फॉर्मूले में लगाने में गलत किया है तो भाई फॉर्मूला क्या गलत लगाया, अगर कोई कैलकुलेशन का मिस्टेक हुआ तो वो भी लिखेगा। और इस तरीके से जब आप सीरियसली अपनी गलतियों के पीछे पड़ जाएंगे तो आपकी गलतियां सही हो ही जाएंगी बच्चों। तो इसलिए अपन को यह भी चाहिए कि हम अपनी गलतियों को जरूर 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 एनालाइज करें। और अगर आप एग्री करते हैं तो जरूर इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि बहुत बार ऐसा ही देखा गया है कि जो पहली दफा आप गलती करते हैं एग्जामिनेशन में, जब उस तरह का सवाल आता है तो आप फिर से वही गलती उसी पैटर्न पे कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि आपने जो गलती की थी वो बहुत पहले की थी, तब तक तो आप भूल चुके होते। तो बच्चों इस चीज को समझिए कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में वो जो गलत भी कर रहे हैं ना वो भी दर्ज होना बहुत जरूरी है। और अगर वो दर्ज है तो अगर आप बार बार उस चीजों को देखोगे तो आपको बहुत हद तक क्लैरिटी हो जाएगी यार कि इस तरह के सवालों में इस तरह के अप्रोचेस नहीं चलेंगे, इसमें यह गलती हो जाती है। और जब इस तरीके का कॉन्फिडेंस आपके अंदर कूट कूट के भरेगा तो ऑफ कोर्स आप एडवांस लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाइएगा। फिफ्थ पॉइंट तो देखो मैं कहता हूं कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपके अंदर मेंटल स्टेमिना जो है वो बहुत तगड़ी तरीके से बिल्ड होना चाहिए बच्चों। आज क्या होता है कि बच्चे के अंदर मेंटल स्टेमिना इतना ही नहीं है कि एक प्रॉब्लम से थोड़े समय तक जूझ पाए। 10 मिनट सॉल्व किया, 15 मिनट सॉल्व किया और उसके बाद वो उस क्वेश्चन को छोड़कर किसी और काम में लग गया। अगर उसके पास मोबाइल पड़ा हुआ है तो मोबाइल में उसका इंस्टाग्राम चलने चालू हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो काम इजी है, वहां दिमाग नहीं लग रहा है, वहां पेन नहीं हो रहा है और अंदर अंदर फ्रस्ट्रेशन जो है भरता जा रहा है। और कहीं ना कहीं वही फ्रस्ट्रेशन जो है हमारे को इस एग्जामिनेशन इस प्रिपरेशन से दूर करता जा रहा है। तो बच्चों आपको अपने अपने मेंटल स्टेमिना को बढ़ाने की जरूरत है। आज मैं किसी भी बच्चे से बात करता हूं औसतन हर बच्चा मेरे को ये बोलता है, हर आप समझ सकते हो कि मतलब मुझे तो समझ में आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही बोलते हैं, 80-90% स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि सर जब भी हमसे 2 सवाल नहीं होते तो तीसरा सवाल करने की इच्छा ही नहीं होती, मैं वहीं छोड़ देता हूं। मतलब आपका अगर मेंटल स्टेमिना इस लेवल के है बच्चों तो सोचो कि तुम जब जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन के अंदर बैठे हुए होगे और 3 घंटे के अंदर पेपर दे रहे होगे और आपसे अगर वहां 2 सवाल नहीं होगा तो आप कितना पैनिक कर जाओगे। तो भाई ये सब ऐसी चीजें हैं जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं। हम अपने ब्रेन के मसल्स को इस तरह के केसेस में ट्रेन कर सकते हैं कि कभी अगर ऐसे सिचुएशन में हम फंस भी जाएं तो छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, किसी इंफीरियर एक्टिविटी में अपन को नहीं लगना है। अपन को वही काम पे या तो हम प्रॉब्लम चेंज कर दें, हम दूसरी चीज पे चल जाए, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। एडवांस लेवल का जो आपने सेशन का टाइम रखा है उसको जरूर कंप्लीट करें और वो भी अपने आप में एक बहुत तगड़ी आपको मैसेज देगा कि यस नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बहुत सारे बच्चे इस ट्रैक पे आने के लिए ही बहुत सारा समय निकाल देते हैं। बच्चों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 6, काम रहना सीखो। बहुत बार ऐसा देखा गया है ना कि आप खुद भी रियलाइज करना इस चीज को, और मेरे ख्याल से ये किसी के लिए अतिशोक्ति वाली बात नहीं है कि जब आप अपने नेचुरल उसमें रहते हो, तो क्या होता है कि आप देखोगे कि आपके सवालों को सॉल्व करने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। बहुत बार आप टफ क्वेश्चन भी बहुत आसानी से क्रैक कर पाते हो, लेकिन जैसे ही आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा भी पैनिक मोड में जाता है तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है और आपका क्वेश्चन पढ़ने की इच्छा भी बहुत खत्म हो जाती है। इसलिए हर सिचुएशन में हमें अपने दिमाग को रिलैक्स शांत रखने की जरूरत है। और ये सब बातें ऐसे ही नहीं है, ये सब बातें साइंटिफिकली प्रूवन बातें कि जब भी आपको स्ट्रेस होता है या आप बहुत बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, एक नेचुरल लेवल से भी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग या तो फाइट मोड में चल रहा होता है या फ्लाइट मोड में। यानी कि आप क्या करते हो कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो और या फिर देखते ही छोड़ देते हो। तो बच्चों इस तरह के अप्रोचेस हमारे लिए कहीं ना कहीं आत्मघाती हो सकते हैं। तो अपन को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, अपन को बिल्कुल नेचुरल रहना चाहिए। जितना अपने दिमाग को रिलैक्स कर सके प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त, उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आप बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाओ।
जैसे अगर मैथ्स में अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो आपको जो बच्चे इंटीग्रेशन करते होंगे तो उनको बहुत हद तक पता होगा कि यार इंटीग्रेशन में क्या होता है उनके साथ, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने पड़ते हैं इंटीग्रेशन में, राइट। और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन स्किल्स बहुत चाहिए होते हैं, और इस वजह से बच्चों का इंटीग्रेशन जो होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार सर वो तो बन ही नहीं रहे सवाल, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग तरह की सिंप्लीफिकेशन लग रही होती है। और ऐसे में जब आप किसी क्वेश्चन को कर रहे होते हो और थोड़ा भी पैनिक करते हो कि यार ये सवाल तो नहीं हो रहा है, इसके बाद ये भी नहीं हुआ, इसके बाद ये भी नहीं हुआ, तो जो चौथा होने वाला होता है वो भी नहीं होता है। तो आप इस चीज को समझिएगा कि अगर आप 3 सवाल नहीं हुआ तो डोंट बी दैट गाय जो पैनिक हो जाता है तुरंत से। आपको इस तरह का बंदा बनना है कि जो आराम से चौथे सवाल को हैंडल करने की भी कैपेसिटी को डेवलप कर सके। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि जब आप रिलैक्स होते हैं तो आप बहुत अच्छा फोकस कर पाते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को काफी लेवल तक एनहांस कर पाते हो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। प्रैक्टिस के लिए मतलब आप जो क्वेश्चंस मॉड्यूल शीट वगैरह जो कर रहे हैं वो तो जरूर कीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना ना भूलें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको तैयार करते हैं कि भाई अगले साल जो सवाल आने वाले हैं वो किस तरह के पैटर्न के सवाल होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करें। और मैं जेई एडवांस की बात कर रहा हूं, यहाँ पे जेई मेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जेई एडवांस की बात कर रहा हूं। तो जेई एडवांस में लास्ट 10 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर कीजिए, क्योंकि हर सवाल मेरे हिसाब से ऐसे सवाल हैं उसमें कि कुछ कुछ के तो मतलब मेरे को लैंग्वेज देख के इतना मजा आ जाता है कि भाई ये जो क्वेश्चन है किस तरीके से इन्होंने लिखा है, किस तरीके से इन्होंने इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। तो उससे जो दिमाग है आपका बहुत 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 अच्छा खुलता है और आपको और भी क्वेश्चंस को करने में मजा आने लग जाता है। वैसे तो देखिए ईयर ऑन ईयर डिफरेंट आईटीज जो हैं वो क्वेश्चन सेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट वैसे ही प्रोफेसर्स की रहती है जो हर साल आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे डिफरेंस हो भी सकता है, लेकिन आप देखिएगा फंडामेंटली हर जगह से चीजें एक जैसी आती हैं। लैंग्वेज या थोड़ी बहुत इस तरह की चीजें बदल सकती हैं, लेकिन आप देखोगे कि जो उसका क्रक्स है यानी कि अंदर जो चीज मौजूद है वो अल्टीमेटली सब में सेम ही रहता है। मैं तो कहता हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको कहीं लगता है कि यार ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार निकल कर आ रही है, तो आप ऐसे खुद का भी अपना नोट्स बनाइए जिसमें आप इन सब चीजों को नोट डाउन कर सके, सो दैट कि अगली बार जब इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने आए तो आप इमीडिएटली उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाइए। तो डेफिनेटली प्रैक्टिस इज वन ऑफ द की थिंग जिससे आप जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स को और अच्छी तरीके से सॉल्व करना सीख सकते हैं। प्रैक्टिस में दोनों तरह की चीजें, नई वाली चीजों को भी आपको प्रैक्टिस करनी होती है और रिवीजन जो है क्वेश्चंस का वो बार बार करते रहना पड़ता है। तो गाइस हो सकता हो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर ये पार्ट देख रहे हैं और कोई पार्ट आपने इस वीडियो का मिस किया है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई रिपीट कि एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते हुए कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि जब हम जेईई एडवांस के प्रॉब्लम सेशन कर रहे हो, जेईई एडवांस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या क्या बातें दिमाग में चलनी चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप वर्क करते हो तो मेरा मानना है कि आप कहीं ना कहीं जेईई एडवांस में भी बहुत अच्छी रैंक लेकर आओगे। और मेरा तो बहुत बहुत आप लोगों को आशीर्वाद है कि जरूर आप इस लेवल की मेहनत कीजिए कि बेहतरीन रैंक लेकर आएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक और शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।